Sir, I welcome Call you. is now being recorded. Good morning, Director, sir, OCT Dr. K.K. Dwivedi, sir. I also welcome you, sir, in the bye-bye in the dissertation part second. विनय कुमार, आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए डॉक्टर आर.एस. राजपूत जी के सामने, और जो हम सब लोग डायरेक्टर ओसीटी डॉक्टर के द्विवेदी सर हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डॉक्टर सैम बिल है। Very good morning, Rajput sir. Good morning, sir. Welcome Good you, sir. morning. So, Good morning. Please start. okay, sir. Good morning to all of you. अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे गाइड मिस्टर सौमित्र शर्मा सरकार, जिन्होंने मुझे इस थीसिस वर्क में काफ़ी हेल्प किया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे कोऑर्डिनेटर ए.के. साके सर का और प्रवीण मिश्रा सर का, एंड मेरे डिपार्टमेंट के एचओडी श्याम बिरला सर का, डायरेक्टर के द्विवेदी सर का, और बाकी सभी फैकल्टी मेंबर का, जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे थीसिस वर्क में हेल्प किया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरा थीसिस का टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ सोलर थर्मोकेमिकल रिएक्टर विथ वेरिएबल लेंथ एंड पोरोसिटी यूजिंग सीएफडी। सो हम आगे इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये कंटेंट जो मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और बाकी चीजें। तो अगर मैं अपने थीसिस को एक नट सेल में अगर एक्सप्लेन करूं, तो जैसे आप सभी जानते ही हैं कि हमारे पास लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन है। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज करें तो हम हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं, और इस हाई टेम्परेचर का यूज हम केमिकल फ्यूल बनाने के लिए कर सकते हैं। और ये केमिकल फ्यूल बनाने के लिए हमें थर्मोकेमिकल रिएक्टर की जरूरत होती है, जिसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, तो हम सोलर एनर्जी से कर सकते हैं। मेरे इस थीसिस का मेन फोकस रहा है कि जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए थर्मोकेमिकल रिएक्टर है, उसका परफॉर्मेंस को कैसा बढ़ाया जाए। इसके लिए मैंने इसमें 3 वेरिएबल को यूज किया है। मैंने रिएक्टर की जो पोरोसिटी है उसको वेरी करके देखा है, और जो हम रिएक्टेंट इस रिएक्टर के अंदर पास कराने वाले हैं, मैंने उसकी वेलोसिटी को वेरी करके देखा है। एंड साथ ही साथ मैंने ये देखा है कि अगर मैं रिएक्टर की लेंथ को घटाता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो मेरा उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस एनालिसिस के लिए मैंने इस एनालिसिस के लिए मैंने सबसे पहले तो रिएक्टर का 3D मॉडल बनाया यूनिग्राफिक्स NX11 सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद से मैंने उसको एनसिस पे अलग अलग पैरामीटर दे के उसको एनालाइज किया। तो ये मेरा थीसिस का वर्क है। तो अगर मैं इसकी शुरुआत से बात करूं, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम काफी लंबे समय से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करते आ रहे हैं, जो कि हमको काफी आसान पड़ता है, चीप पड़ता है। बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टू द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड हमको ये भी पता है कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज है, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, इनके यूजेस करने से हमारे एटमॉस्फेयर में काफी टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है और हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको आगे, हमारी जो दुनिया है आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी कुछ लिमिटेशन है। अगर हमको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो उसके लिए हमें बैटरी को बार बार चार्ज करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जिसको कहते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, अगर मैं आपको बताऊं फ्यूल सेल क्या होता है, तो फ्यूल सेल भी एक तरीके का बैटरी के जैसा काम करता है, जो कि केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट इसका एडवांटेज ये है कि इसको हमें चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एज अ जिस दूसरे आईसी इंजन की तरह जो फ्यूल लेके हमको इंस्टेंटली आउटपुट देते हैं, उसी तरह हमारा जो फ्यूल सेल है वो हमारा इनपुट में हाइड्रोजन लेता है और केमिकल रिएक्शन करा के हमको इलेक्ट्रिसिटी देता है। इसका जो कंपोजिशन होता है फ्यूल सेल का, ये जनरली 3 पार्ट्स का सेगमेंट में बना होता है। इसमें 2 प्लेट्स होती है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एंड इसके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन होता है। तो अगर मैं आपको इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करूं, तो जैसे आप ये देख सकते हैं इसका एनिमेशन, इसमें क्या होता है कि एक एनोड होता है जो कि प्लेटिनम पाउडर की प्लेट होती है, और जो कैथोड होता है वो निकल पाउडर की प्लेट होती है। इसमें हम एनोड पर हाइड्रोजन को पास कराते हैं और कैथोड पर एटमॉस्फेरिक एयर को पास कराते हैं।
एनोड पे जैसे ही हमारा हाइड्रोजन आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, वो पोलराइज हो जाता है और वो आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, वहां से केवल हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन ही पास करके कैथोड की तरफ जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को कैथोड तरफ जाने के लिए दूसरा पाथ को चुनना पड़ता है। और उस पाथ पे अगर हम वहां पे लोड लगा दे तो हम उस इलेक्ट्रॉन फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी अचीव कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये फ्यूल सेल वर्क करता है। और जैसा मैंने आपको बताया, फ्यूल सेल का जो बेसिक फ्यूल है वो है हाइड्रोजन। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि हमें हाइड्रोजन की आगे बहुत जरूरत होने वाली है। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए जो बेसिक फ्यूल है हाइड्रोजन, उसका प्रोडक्शन कैसा होता है? तो उसके प्रोडक्शन के लिए हमें जरूरत होती है थर्मोकेमिकल रिएक्टर की। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो थर्मोकेमिकल रिएक्टर है, अगर मैं इसका कंपोजिशन थर्मोकेमिकल का क्या होता है रिएक्टर, मैं इसको बताऊं तो ये एक रिएक्टर होता है जिसके अंदर हम पोरस सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल यूज करते हैं, जिसके अंदर कैटेलिस्ट मिले होते हैं, और उसके अंदर से हम रिएक्टेंट को पास कराते हैं। रिएक्टेंट जो होते हैं वो कैटेलिस्ट के कांटेक्ट में आते ही हाई टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन से वो अलग अलग गैसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस के लिए हमको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो कि हाई टेम्परेचर हम सोलर रेडिएशन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज करके हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। और इस थर्मोकेमिकल रिएक्टर में हम जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए गैसेस यूज करते हैं, जनरली हम मीथेन गैस का यूज करते हैं। अगर मैं आपको मेथड्स बताऊं हाइड्रोजन प्रोडक्शन की, तो 4 मेथड्स होती है जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, इससे हमें ये पता चला है, हमने जो भी स्टडी की, कि हम फ्यूचर में हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड होने वाले हैं। तो हमको, और जैसा मैंने आपको बताया कि हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए थर्मोकेमिकल रिएक्टर का यूज करके हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमको हाइड्रोजन प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हम उस रिएक्टर की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम क्या क्या पैरामीटर को चेंज करें कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो मेरा फोकस इसी स्टडी पे था कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। तो मैंने इसके लिए कुछ पेपर्स पढ़े। इस पेपर में से कुछ ये है, वफेल वाइडल और उसके कुछ साथियों ने अपनी स्टडी में पाया कि जिस तरह से हमको हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ने वाली है, तो हम ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने अपनी स्टडी में कुछ मेथड्स को बताया कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उन्होंने 4 मेथड्स बताए, जिसमें से होता है पहला नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तीसरा फर्मेंटेशन, एंड चौथा लिक्विड गैस रिफॉर्मिंग। जो लिक्विड गैस रिफॉर्मिंग और नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग, ये दोनों एक ही चीजें हैं, बट थोड़ा सा इनका एक हम गैसेस का फॉर्म यूज करते हैं और एक लिक्विड का फॉर्म में। और आज के समय में जितनी भी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, उस हाइड्रोजन प्रोडक्शन में 90% प्रोडक्शन हम नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग के मेथड से ही करते हैं। और नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग में हम जनरली मीथेन गैस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने स्टडी को और आगे पढ़ा, तो स्टडी में मैंने ग्यून लोंग और उनके साथियों की स्टडी को देखा। तो उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए जो हम थर्मोकेमिकल रिएक्टर का यूज करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी है वो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो इसकी स्टडी के लिए उन्होंने अपना वैलिडेशन किया है सॉफ्टवेयर पे, और सोलर रेडिएशन के लिए उन्होंने P1 रेडिएशन मॉडल का यूज करके अपने सॉफ्टवेयर को, अपने स्टडी को एनालाइज किया। इसके बाद मैंने और भी स्टडीज को देखा, स्टडी और आगे फॉरवर्ड हुई। तो और आगे जब मैंने एक स्टडी देखा, जियांग वू और उनके साथियों की स्टडी, उन्होंने ये बताया कि थर्मोकेमिकल रिएक्टर की प्रोडक्टिविटी को हम और भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी तक के सॉलिड कॉन्टेक्ट रिएक्टर का यूज किया जाता था, लेकिन अगर हम सॉलिड कॉन्टेक्ट रिएक्टर की जगह हम वहां पे पोरस मटेरियल का यूज करें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया और उन्होंने पोरस मटेरियल में सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया, और सिलिकॉन कार्बाइड की अलग अलग पोरोसिटी पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके उसमें स्टडी की, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा हाइड्रोजन प्रोडक्टिविटी पोरोसिटी पे डिपेंड करती है। इसके बाद स्टडी और आगे बढ़ी, तो जैंग और उनके साथियों ने अपनी स्टडी में बताया कि इसके अलावा, अभी तक की जो स्टडी हुई, इसके अलावा हमारी थर्मोकेमिकल रिएक्टर की प्रोडक्टिविटी जो है
वो फ्लूइड फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करती है। तो उन्होंने अपनी स्टडी में देखा, उन्होंने भी अपनी स्टडी में कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए, और जो हम रिएक्टेंट फ्लूइड पास करा रहे हैं, जो कि हम पास कराते हैं मीथेन और स्टीम को, उन्होंने उसके फ्लूइड फ्लो को चेंज करके देखा और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और इस चीज को उन्होंने फ्लुएंट सॉफ्टवेयर पे वैलिडेट किया। तो इन सारी स्टडी को देखने पे हमको ये पता चला कि हम किस तरीके से हम थर्मोकेमिकल रिएक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें इन्होंने प्रीवियस केसेस में उन्होंने सोलर इंटेंसिटी को बढ़ाकर देखा, रिएक्टर की पोरोसिटी को बढ़ाकर देखा, एंड रिएक्टेंट जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी को बढ़ा के देखा। बट अभी भी उसमें और भी कुछ चेंजेस हम कर सकते थे जिससे हम हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी। तो उसके लिए जो मैंने अपने थीसिस वर्क में जो स्टडी किया, मैंने इसमें रिएक्टर की जो लेंथ है उसको बढ़ा के और घटा के देखा कि क्या इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ मैंने ये देखा कि जो प्रीवियस स्टडीज हुई है उसमें जो हमने रेंजेस का यूज किया है, मैंने उनके रेंज को भी बढ़ा के और घटा के देखा कि हमारे थर्मोकेमिकल रिएक्टर की प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस स्टडी में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो थर्मोकेमिकल रिएक्टर के अंदर हम पोरस मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसकी पोरोसिटी को बढ़ाने पर हमारे थर्मोकेमिकल रिएक्टर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम जो रिएक्टेंट फ्लूइड इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हमारी मीथेन और स्टीम है, उसके फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी को घटा बढ़ा के देखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अच्छा, इसमें आपने हेलो, इसमें पोरोसिटी को किस तरह से सर इंक्रीज इसका किया? जब हम सिलिकॉन कार्बाइड जो है उसको हम उसको पोरस बनाने के लिए एक पाउडर मेथलर्जी की एक मेथड्स होती है जिसमें हम कोई भी मेटल के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन उसको जब हमको उसमें पोरोसिटी डिफाइन करना, तो एक होती है प्रोसेस सेंटरिंग। सेंटरिंग की प्रोसेस से हम उसकी कितनी पोरोसिटी को बढ़ाना घटाना है, कितना रखना है, ये हम सेंटरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी जो स्टडी थी इसमें मैंने और मेरा फोकस रहा है रिएक्टर की लेंथ को घटा बढ़ा के देखने का, और इन सारे केसेस को एनालाइज करना ही मेरे इस केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव था। तो इस मेरे स्टडी में मैंने कुछ जो स्टेप्स अपनाए हैं वो इस तरह थे कि मैंने जो सबसे पहले जो भी प्रीवियस एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ है उनका डिजाइन स्केच को यूज करके उसका 3D मॉडल मैंने बनाया यूनिग्राफिक्स के NX11 सॉफ्टवेयर पर। उसके बाद से मैंने उस 3D मॉडल को एनसिस सॉफ्टवेयर पर इंपोर्ट किया, एंड इंपोर्ट करने के बाद से मैंने उसके अलग अलग पार्ट्स को नेम सिलेक्शन किया। नेम सिलेक्शन करने के बाद से मैंने उसकी मेशिंग की। मेशिंग करने के बाद से मैंने जिस कंडीशन में हम उसको ऑपरेट कराने वाले हैं उसका मॉडल सिलेक्शन किया। मॉडल सिलेक्शन कराने के बाद से मैंने इसकी बाउंड्री कंडीशन डिफाइन की कि किस किस बाउंड्री कंडीशन पे हमारा रिएक्टर काम करने वाला है, और उसके बाद से नंबर ऑफ इटरेशन दे के मैंने कैलकुलेशन को रन किया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी स्टडी में 3 पैरामीटर को मेनली फोकस किया, जो थी पोरोसिटी, वेलोसिटी एंड रिएक्टर का लेंथ। इन 3 वेरिएबल को यूज करके मैंने 7 डिफरेंट केस बनाए, जिसमें मैंने पहले शुरू के 3 केसेस में रिएक्टर के फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी को मैंने कांस्टेंट रखा 0.005 मीटर पर सेकेंड, एंड रिएक्टर का जो लेंथ है उसको मैंने 60 mm रखा। बट शुरू के 3 केस में मैंने पोरोसिटी को कंटिन्यूसली बढ़ाया। केस 1 में 0.7, केस 2 में 0.8 एंड केस 3 में 0.9 रखा। और केस 3 के बाद से जितने भी केसेस रहे मैंने रिएक्टर की पोरोसिटी 0.9 रखा, एंड आगे के केस 4 एंड 5 में मैंने फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी को पहले मैंने बढ़ाया एंड देन घटाया और देखा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंड इस केस में भी मैंने रिएक्टर का लेंथ 60 mm ही रखा। एंड मेरे आखिरी के 2 केसेस में मैंने फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी को घटाया और 0.002 मीटर पर सेकेंड रखकर मैंने रिएक्टर का लेंथ एक बार बढ़ा के देखा और एक बार घटा के देखा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंटल सेट मॉडल का सेटअप जो हुए हैं उसका डिजाइन स्केच है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन से हमारी सोलर रेडिएशन इम्पार्ट होती है, एंड जो हमारा मेन जो पार्ट है इस रिएक्टर का वो है ये पोरस मीडिया जो आपको दिख रहा है। इसकी प्रीवियस जो स्टडी हुई है उसमें उन्होंने इसकी लेंथ 60 mm रखकर इसका एक्सपेरिमेंटल यूज किया है। तो इसी स्केच को यूज करके मैंने इसका 3D मॉडल बनाया अपने यूनिग्राफिक्स के NX11 सॉफ्टवेयर पर। इस 3D मॉडल को अगर मैं आपको बताऊं हम 3 सेगमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला वाला सेगमेंट है इनपुट सेगमेंट, इसको हम
इनपुट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारा सोलर रेडिएशन इम्पार्ट कर रहा है। ये जो आपको फ्लैट प्लेट दिख रहा है, ये क्वार्ट्ज की ग्लास प्लेट होती है जहाँ से हमारी सोलर रेडिएशन इम्पार्ट करती है। एंड ये जो दो आपको इनलेट दिख रहे हैं, यहाँ से हमारी दोनों अलग अलग गैसेस पास होती है, जो कि है मीथेन और स्टीम। ये जो बीच वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा मेन रिएक्टर सेक्शन। इसके अंदर हम सिलिकॉन कार्बाइड का पोरस मटेरियल यूज करते हैं, जिसके अंदर कैटेलिस्ट लगा हुआ होता है। उस कैटेलिस्ट के कांटेक्ट में आती ही हमारी गैसेस रिएक्ट करती है। और ये वाले सेक्शन को हम कह सकते हैं आउटपुट सेक्शन, आउटलेट सेक्शन। इसको मैंने यूनिग्राफिक्स के इसको मैंने एनसिस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद से मैंने नेम से किया, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मैंने अलग अलग सेक्शन जो है, ये गैस का इनलेट 1, ये सोलर इनलेट है और ये गैस का आउटलेट है। इसका नेम सिलेक्शन करना, मैंने इसको इसकी मेशिंग की, जिसमें ऑटो जनरेटेड मेशिंग में इसने टेट्राहेड्रल एंड क्वाड मेशिंग जनरेट हुई। इसमें मुझे टोटल 54,951 नोट्स और 1,49,503 एलिमेंट्स मुझे इस केस में इस मॉडल के मिले। मेशिंग करने के बाद से मैंने अपने इस मॉडल के इसमें मैंने मॉडल सिलेक्शन किया कि किस किस कंडीशन पे हमारा रिएक्टर को वर्क कराना है। उसके लिए मैंने एनर्जी इक्वेशन को ऑन किया, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफर का कैलकुलेशन करना था, इसलिए एनर्जी इक्वेशन को मैंने ऑन किया। इसके बाद से मैंने विस्कस फ्लो को मैंने कैप्सूल रखा, क्योंकि हमारा इसमें पोरोसिटी होने की वजह से हमारे फ्लूइड का टर्बुलेंस मोशन होने वाला था, इसलिए मैंने इसमें फ्लो को विस्कस रखा। और चूंकि हमारे सोलर रेडिएशन का इसमें यूज है, इसलिए मैंने रेडिएशन का मॉडल P1 रखा। मॉडल सिलेक्शन करने के बाद से मैंने इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी को एनसिस के डाटाबेस से मैंने इंपोर्ट किया, जिसमें मैंने आपको अभी ऐसा बताया प्रीवियसली कि सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया गया हमारा मेन रिएक्टर के लिए। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी को इंपोर्ट किया, जिसकी प्रॉपर्टी होती है 3100 kg पर मीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी होती है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है 120 वाट पर मीटर केल्विन। एंड इसकी स्पेसिफिक हीट जो होता है वो होता है 750 जूल पर केजी केल्विन। इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद से मैंने मॉडल की सेल जोन की कंडीशन को डिफाइन किया। सेल जोन कंडीशन में मैंने रिएक्टर का जो पोरस है, पोरोसिटी है कितनी रखना है, वो मैंने इसमें डिफाइन किया। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक के पूरे केस में मैंने पोरोसिटी को पहले 0.7, 0.8 देन 0.9 की पोरोसिटी रखा है। तो मेरे अलग अलग केसेस में मैंने सेल जोन कंडीशन में ही मैंने उसकी पोरोसिटी को डिफाइन किया है। एंड सेल जोन कंडीशन के बाद से मैंने उसकी बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन किया। बाउंड्री कंडीशन में मैंने फ्लूइड फ्लो जो हमारा पास होने वाला है, जो कि है मीथेन और स्टीम, उसकी मैंने वेलोसिटी को डिफाइन किया, जो रखी 0.005 मीटर पर सेकेंड। जो प्रीवियस स्टडीज हुई है उसमें इसकी रेंज रखी गई 0.005 मीटर से 0.5 मीटर के बीच में, तो मैंने उसी रेंज के बीच में इसका यूज किया। फ्लूइड की वेलोसिटी डिफाइन करने के बाद से मैंने फ्लूइड का टेम्परेचर डिफाइन किया बाउंड्री कंडीशन में, जो कि इसका टेम्परेचर मैंने रखा है 300 केल्विन दोनों गैसेस का। एंड जो हमारा सोलर इंटेंसिटी इम्पार्ट हो रही है, उसकी मैंने इंटेंसिटी, उसका टेम्परेचर मैंने डिफाइन किया है 1600 केल्विन। और जो हमको आउटपुट पे जो हमको गैस निकालना है, उसका मैंने टेम्परेचर को लिमिट किया है 600 केल्विन पे। ये बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करने के बाद से मैंने पूरे केसेस को 500 इटरेशन के साथ से कैलकुलेशन को रन किया। और कैलकुलेशन रन करने पे मुझे जो अलग अलग केसेस जो रिजल्ट मिले वो कुछ इस प्रकार से थे। ये जो है मेरे रिजल्ट केस 1 का, जिसमें मैंने पोरोसिटी रखा था 0.7, वेलोसिटी रखा था 0.05 मीटर पर सेकेंड, एंड रिएक्टर की जो लेंथ थी वो 60 mm थी। इस केस में मुझे जो हीट ट्रांसफर मिला वो मिला 3721 वाट। एंड इसके बाद से जो मेरा केस 2 का रिजल्ट आया था, केस 2 का रिजल्ट जिसमें मैंने रिएक्टर की पोरोसिटी 0.8 रखा था, वेलोसिटी 0.05 मीटर पर सेकेंड एंड लेंथ 60 mm रखा था। इस केस में मुझे जो हीट ट्रांसफर मिला वो मिला है 4327.929 वाट। इसके बाद से जो मेरा केस 3 था, केस 3 में पोरोसिटी 0.9 रखा और बाकी कंडीशन को सेम रखते हुए जो मेरा हीट रिजल्ट आया वो मुझे बढ़कर हो गया 4818.513 वाट। तो ये शुरू के 3 केस से हमको ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम पोरोसिटी बढ़ा रहे हैं, हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने इसके आगे के सारे केसेस में पोरोसिटी को मैक्सिमम रखते हुए 0.9 पोरोसिटी रखा, और फिर मैंने बाकी का वेरिएबल जो थी वेलोसिटी, उस पर काम किया।
इसमें मैंने केस 4 में वेलोसिटी को 0.05 से बढ़ाकर 0.09 करके देखा और देखा कि हीट ट्रांसफर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस केस में मैंने देखा कि मेरा हीट ट्रांसफर, सारे इसके लिए आपने सारे कंपैरेटिव ग्राफ्स क्यों नहीं बनाए हैं? सर मेरे ग्राफ से आगे है, मैंने आगे डिस्कस किया है। वो ग्राफ दिखा दीजिए आगे मेरे को। ओके सर। सर ये ग्राफ है टेम्परेचर का फ्लो पूरे रिएक्टर के बीच में कैसा हो रहा है वो है। अगर आप इसको देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, हम रिएक्टर को 3 सेगमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनलेट सेक्शन, रिएक्टर सेक्शन और आउटलेट सेक्शन। तो यहाँ पे इसका ग्राफ ये शो कर रहा है कि किस तरह से हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। एंड अगर हम फ्लो की वेलोसिटी फ्लो का ग्राफ देखते हैं, तो मैंने जिस तरह से फ्लो का, ये मैंने केस 1 का ग्राफ इसमें यूज किया है। केस 1 में मैंने वेलोसिटी 0.005 मीटर रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनलेट सेगमेंट में और रिएक्टर का जो रिएक्टर जोन है, ये दोनों सेगमेंट में हमारा वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट रहा है और लो रहा है, और वो जैसे ही आउटपुट सेक्शन पे जाता है इसकी वेलोसिटी सडनली इंक्रीज हो जा रही है। और अगर इन सारे केसेस में जो मुझे कुछ कंटूर मिले हैं, वो कंटूर में मैंने मेनली 3 कंटूर को यहाँ पे कंपेयर किया है, जो केस 1 एंड केस 4 है। केस 1 में मैंने पोरोसिटी 0.7 रखा था एंड केस 4 में 0.9 रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंटूर से कि जैसे हमारा पोरोसिटी बढ़ा है, हमारा रिएक्टर का एवरेज टेम्परेचर बीच में डाउन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस 1 का जो हमारा रिएक्टर जोन है, यहाँ पे पूरे जोन में कांस्टेंट टेम्परेचर हमको दिख रहा है। बट केस 4 का जो हमारा रिएक्टर जोन का कंटूर दिख रहा है कि इसके केस रिएक्टर के आउटलेट पे हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है। और अगर हम केस 4 और केस 7 को कंपेयर करते हैं, जिसमें हमारा केस 7 में हमारी पोरोसिटी 0.9 थी और केस 4 में भी पोरोसिटी 0.9 थी, बट हमारा केस 7 की रिएक्टर लेंथ हमने कम कर दी। तो इस कंटूर में आप देख सकते हैं कि हमारा रिएक्टर जोन का लगभग 50% एरिया में उसका टेम्परेचर काफी डाउन हुआ है। ये हमको इस कंटूर से समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमारा टेम्परेचर डाउन हुआ। अगर मैं हीट ट्रांसफर का पूरा कंपेरिजन देखूं सातों केसेस का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केस 1 से लेके केस 3 तक के हमारा टेम्परेचर हीट ट्रांसफर रेट कंटिन्यूसली बढ़ा है, और उसके बाद से सारे केसेस में हमारा हीट ट्रांसफर रेट लगभग कांस्टेंट रहा है। और यहाँ पे केस 3 से लेके केस 5 तक के हीट ट्रांसफर लगभग कांस्टेंट है, बट केस 6 में जैसे ही हमने रिएक्टर की लेंथ बढ़ाया, हमारा हीट ट्रांसफर रेट डाउन हो गया। एंड केस 7 में जैसे हमने रिएक्टर की लेंथ घटाया, हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया। ये हमारा हीट ट्रांसफर का कंपेरिजन से ये समझ में आया कि पोरोसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है हीट ट्रांसफर पे। बट अगर हम एवरेज टेम्परेचर पे डिस्कशन करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा केस सातों केसेस में सबसे ज्यादा हमारा एवरेज टेम्परेचर जो रहा है केस 1 एंड केस 4 का रहा है, जिसमें केस 1 में हमारा पोरोसिटी 0.7 थी। जो मैंने आपको अभी बताया नहीं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो हम रिएक्टर के अंदर जो हमको केमिकल रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो मीथेन का केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उसके लिए हमको रिक्वायर्ड टेम्परेचर की जो जरूरत होती है 1172 केल्विन से 1272 केल्विन के आसपास होती है। और यहाँ पे अगर आप एवरेज टेम्परेचर देखें सभी केसेस का, तो केस 1 में और केस 4 में हमारा टेम्परेचर जो है 1327 केल्विन है, जो कि हमारे रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज्यादा है। बट हमारा जो केस 7 है, केस 7 का हमारा एवरेज जो टेम्परेचर आया है वो 1262 केल्विन आया, जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है लगभग उसके बराबर है। तो अगर हम केस 7 को देखें, प्रीवियस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें, और अगर हम रिजल्ट का कैलकुलेशन को देखें, तो हमारा केस 7 में हमारा हीट ट्रांसफर रेट सबसे ज्यादा रहा है, एंड उसका जो एवरेज टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है केस 6 के कंपेरिजन में। बट जितना भी डाउन हुआ है, हमको टेम्परेचर मिला है 1262 केल्विन, जो कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन के रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसके बराबर ही है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर हमारी हीट ट्रांसफर रेट बढ़ रहा है और हमारा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, हम उतने ही रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर रेट बढ़ा रहे हैं, तो हमारा केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस जो है फास्ट हो जाएगी और हमारे रिएक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये प्रीवियस डाटा से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि हम जो रिएक्टर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाले हैं, उसकी हम पोरोसिटी जो पोरोजोन का जो पोरोसिटी है उसको हमको मैक्सिमम रखना चाहिए, वेलोसिटी को
हम 0.05 से 0.09 के बीच में रख सकते हैं। एंड जो रिएक्टर का जो लेंथ है हमको कम से कम रखना चाहिए। ये अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम रिएक्टर बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमको सबसे अच्छा रिएक्टर मिलेगा और हमारी हाइड्रोजन प्रोडक्शन का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ये मेरा इस पूरे थीसिस वर्क का रिजल्ट और कंक्लूजन रहा है। अब मैं अगर इसके फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो मेरी स्टडी में मैंने जो रिएक्टर जो के पोरस सेक्शन के लिए जो मटेरियल यूज किया है वो सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड पे अभी तक के एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो चुके हैं, बट अगर हम फ्यूचर में हमको इससे भी अच्छा अगर कोई मटेरियल मिलता है तो हम उसका यूज करके इसको यूज कर सकते हैं और रिएक्टर बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो स्टडी थी सॉफ्टवेयर बेस्ड थी, तो हम फ्यूचर में इसको एक्सपेरिमेंटल इसका यूज करके देख सकते हैं कि वाकई में क्या ये जितना हमारा जो सॉफ्टवेयर ने रिजल्ट दिया है वाकई में इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये मेरी स्टडी का पूरा फोकस था। ये कुछ मेरे रेफरेंसेस है जिनको पढ़ के मैंने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया। तो थैंक यू आप सभी का। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा वर्क है आपका। आपने इस Thank पे you. कोई पेपर पब्लिश हुआ है आपका क्या? हाँ सर। कहाँ हुआ है, किस जर्नल में? सर एक JRPS में हुआ है। इसको आप कोई अच्छे जर्नल में भेजें, जी सर। है ना? सर चलिए, मैं वेरी गुड। इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं अपना और थोड़ा इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, उसके बाद से मैं एक अच्छा पेपर बना के थोड़ा अच्छे जर्नल में पब्लिश करने का मैंने सोचा है। नहीं, अच्छा वर्क है आप, है ना? थैंक यू थैंक यू यार, सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा, अभी ये जो मार्क्स के लिए आप कौन आएगा यहाँ पे? सर मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, एचओडी सर कहाँ है आपके? सर डिपार्टमेंट में है वो। हाँ, तो उनसे बोल दीजिए, मेरे से फोन पे बात कर लेंगे, है ना? ओके सर। चलिए, वेरी गुड है, सर थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। और भी है क्या किसी का प्रेजेंटेशन? नहीं सर अभी तो नहीं है। चलिए, ठीक है ना, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। नहीं अभी नहीं है सर। है क्या? चलिए, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी थैंक यू सो मच सर। एचओडी सर। आ जाओ यहीं पे आ जाओ, जोड़ी रूम में आ जाओ, है ना? ओके सर। लेफ्ट हो जाओ मीटिंग।